नमस्कार। SMK इंटर कॉलेज शरैनी में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स क्लास 12 और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी, जो कि पहली यूनिट है जिसमें से 8 मार्क्स का एग्जाम में सिलेबस पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं वैद्युतिकी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है वैद्युतिकी कहलाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ चार्ज, आवेशों का अध्ययन है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, स्थिर वैद्युतिकी और धारा वैद्युतिकी। तो आइए बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो 2 भागों में बांटा जाता है इसे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। दूसरा भाग जिसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे धारा वैद्युतिकी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी की यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्टैटिक चार्ज की स्टडी की जाती है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। तो इस प्रकार हम देखें स्थिर वैद्युतिकी के अंदर स्थिर आवेश से तात्पर्य है कि वह आवेश जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, गतिमान नहीं होता है, स्थिर आवेश कहलाता है। तो स्थिर आवेश के द्वारा स्थिर वैद्युतिकी के अंदर वैद्युत प्रवाह उत्पन्न किया जाता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट किया जाता है। स्थिर आवेश के द्वारा किसी भी पदार्थ के अंदर जब स्थिर आवेश उत्पन्न होगा तो वह इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट करेगा। आइए हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसके अंदर मूविंग चार्ज की स्टडी की जाती है, यानी कि गतिमान आवेश का अध्ययन किया जाता है, मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज के द्वारा इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों जनरेट किए जाते हैं। वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न किए जाते हैं। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वैद्युतिकी यानी विज्ञान की वो शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युतिकी कहलाती है। इसे 2 भागों में बांटते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्टैटिक चार्ज की स्टडी की जाती है। तो जब भी किसी बॉडी में स्टैटिक चार्ज डेवलप होगा तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट किया जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मूविंग चार्ज की स्टडी की जाती है। जब भी किसी वस्तु के अंदर गतिमान आवेश उत्पन्न होगा उसके द्वारा वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न किए जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखें तो आवेश के द्वारा ही वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं। तो यहां से हम आवेश की एक परिभाषा यानी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है। तो आवेश यानी कि चार्ज पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। तो आवेश के द्वारा ही हम किसी पदार्थ के अंदर वैद्युत का गुण महसूस करते हैं। आवेश की जो खोज थी सबसे पहले थेल्स ने की, आज से लगभग 2600 वर्ष पहले, यानी कि 600 ईस्वी पूर्व। थेल्स ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया
कि जब हम पदार्थों को परस्पर रगड़ते हैं तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थों में आवेश उत्पन्न होने पर वे हल्के पदार्थों को, हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे कागज के टुकड़े, तिनके और डस्ट पार्टिकल्स। साथ के साथ थेल्स ने यह भी बताया कि पदार्थों के ऐसे बहुत से जोड़े जिन्हें हम आपस में रगड़ें तभी आवेश उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी पदार्थ को हम रगड़ें, उनके मध्य घर्षण करें तो आवेश उत्पन्न हो। तो अपने प्रयोगों के आधार पर कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ने पर आवेश उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार प्लास्टिक की छड़ को ऊन के साथ रगड़ने पर आवेश उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार आपने खुद महसूस किया होगा जब आप कंघे को बालों से रगड़ते हैं तो कंघा आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार पदार्थों के बहुत सारे जोड़े उन्होंने खोजे जिन्हें परस्पर रगड़ने से उनमें आवेश उत्पन्न होता है। साथ ही साथ एक निष्कर्ष और निकाला कि यह जो आवेश उत्पन्न होता है वो विपरीत प्रकृति का होता है। जैसे हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें तो इन दोनों में जो आवेश उत्पन्न होगा वो विपरीत प्रकृति का होगा। तो इस आधार पर आवेश को दो भागों में बांटा गया। आवेश को दो भागों में बांटा गया, धनात्मक आवेश जिसे हम पॉजिटिव चार्ज के नाम से जानते हैं, दूसरा ऋणात्मक आवेश जिसे हम नेगेटिव चार्ज के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। साथ ही साथ जब हम किसी धन आवेशित वस्तु के संपर्क में किसी दूसरी धन आवेशित वस्तु को लाते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि रिपेल करते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी ऋणावेशित वस्तु के संपर्क में किसी दूसरी ऋणावेशित वस्तु को लाते हैं तो यह भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब हम किसी धनावेशित वस्तु के संपर्क में किसी ऋणावेशित वस्तु को लाते हैं तब ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रकार हम देखें सजातीय आवेश यानी एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो सजातीय आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो इस प्रकार हम देखें तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक जैसे आवेश धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, ऋणावेश को प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन धनावेश ऋणावेश को आकर्षित करेगा। विजातीय यानी विपरीत प्रकृति के, सजातीय यानी समान प्रकृति के। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पदार्थों के अंदर यह आवेश क्यों उत्पन्न होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जैसा कि हम पूर्व की कक्षाओं में पढ़े हैं। तो पदार्थ के इन सूक्ष्म कणों को हम परमाणु के नाम से जानते हैं। परमाणु की संरचना में केंद्र पर नाभिक होता है। नाभिक के अंदर इसके मूल कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। नाभिक के आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षा में होगा
उस पर आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। सबसे बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन पर सबसे कम आकर्षण बल होगा। जब हम पदार्थों को परस्पर रगड़ते हैं तो पदार्थों के परमाणु संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो इस प्रकार जिस परमाणु का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला बल कम होगा, उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और दूसरे परमाणु पर पहुंच जाते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास परमाणु ए है, दूसरा बी है। परमाणु ए की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिक का आकर्षण बल बी की तुलना में कम है। जैसे ही हम इन्हें रख देंगे तो इसकी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलकर परमाणु बी पर पहुंच जाए, जिस कारण परमाणु बी पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और परमाणु ए पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो अगर हम परमाणु ए की बात करें, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसा कि हम जानते हैं परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, तो इस प्रकार इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने से धनावेश यानी कि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, जिस कारण परमाणु पर धनावेश आ जाता है। परमाणु बी पर एक बाहरी इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या से इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है, जिस कारण इस पर ऋणावेश आ जाता है। तो इस प्रकार हम देखें किसी भी परमाणु के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेश उत्पन्न हो रहा है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है। दोनों परमाणु ए और बी इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही आवेशित हो रहे हैं। ए कमी के कारण आवेशित हो रहा है, परमाणु भी अधिकता के कारण आवेशित हो रहा है। तो इस प्रकार हम देखें किसी भी पदार्थ के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। इस सिद्धांत को ही आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अब हम बात करें कि परमाणु ए से दो इलेक्ट्रॉन निकलकर परमाणु बी पर पहुंच जाए, तो परमाणु ए पर दो इलेक्ट्रॉनों की कमी आई, परमाणु बी पर दो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो परमाणु बी पर दो इलेक्ट्रॉनों की कमी आई, जिस कारण इस पर +2e धनावेश उत्पन्न हो। इस पर दो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई, जिस कारण इस पर ऋणावेश की मात्रा बढ़ गई, जिस कारण इस पर +-2 ऋणावेश उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार हम देखें जितने इलेक्ट्रॉन किसी एक पदार्थ के परमाणु से किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर ट्रांसफर होते हैं, उतना ही उसके ऊपर ऋणावेश आता है। अब हम बात करें क्या द्रव्यमान में कोई कमी आएगी या नहीं आएगी। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर उसका द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ kg। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻27 kg, और लगभग इतना ही द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकलकर किसी दूसरे परमाणु में जाते हैं, उसके अंदर द्रव्यमान की कमी आई, और जिस परमाणु में वो इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वहां द्रव्यमान में वृद्धि हो। तो इस प्रकार परमाणु ए के द्रव्यमान में कमी आएगी
और परमाणु के द्रव्यमान में वृद्धि होगी। तो इसी सिद्धांत को आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। आवेश का मात्रक एवं विमीय सूत्र। तो सबसे पहले हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में बात करें। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और कूलाम को अंग्रेजी में COULOM भी लिखते हैं तथा इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम अन्य मात्रकों की बात करें तो मिली कूलाम, जिसे स्मॉल m कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, माइक्रो कूलाम जिसे माइक्रो के साथ कैपिटल C के साथ प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 1 मिली बराबर 10⁻³ होता है, इसीलिए 1 मिली कूलाम बराबर 10⁻³ कूलाम। इसी तरह 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁶ कूलाम होता है। आगे बढ़े तो हम CGS प्रणाली की बात करेंगे, CGS सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें आवेश का मात्रक ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। एक ESU एक छोटी इकाई है, तो एक कूलाम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं। इसे हम स्टेट कूलाम के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बड़ी यूनिट की बात करें तो एक बड़ी यूनिट होती है EMU यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। एक EMU के बराबर अगर हम चार्ज की बात करें तो वह 10 कूलाम के बराबर होता है। साथ ही साथ पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा Q बराबर I/T। तो अब हम बात करें आवेश की विमा के बारे में, तो हमें पता है धारा की जो विमा होती है वो A होती है। इसी प्रकार टाइम की जो विमा होती है वो T होती है। तो इस प्रकार आवेश की जो विमा है वो AT निकल के आती है। इसे हम दूसरे रूप में लिखें तो M0 H0, क्योंकि द्रव्यमान इसके अंदर कोई नहीं है, इसके अंदर कोई लेंथ नहीं है, KT। तो इस प्रकार से इसे प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम आवेश के बारे में बात करें तो आवेश से संबंधित कुछ और छोटी छोटी बातें उन्हें हम जान लेते हैं, जिन्हें हम पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -e होता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है यानी कि जो परिमाण होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को हम +e से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। इसी तरह हम बात करें चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसी प्रकार हम बात करें द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन के अंदर कितना द्रव्यमान होता है, और न्यूट्रॉन के अंदर कितना द्रव्यमान होता है, जिसे हम पिछली कक्षाओं में पढ़ के भी आए होंगे। तो उसे एक बार फिर से मेमोराइज कर लें। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1093 × 10⁻31 kg। इसी प्रकार हम प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.670
26 इंटू 10 टू पावर -27 kg अप्रोक्सीमेटली। अगर हम न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन लगभग बराबर हम मान के चलते हैं 1.6749 इंटू 10 टू पावर -27 kg। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये कुछ मान हैं जो हमें आगे के लिए याद रखने हैं, जिन्हें हम पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे आवेशन की विधियों के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश के गुणों के बारे में, आवेश की प्रॉपर्टीज के बारे में कि आवेश के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है।